प्रीपोजिशन हम लोगों ने खत्म कर दिया। लगभग 10 लेक्चर हम लोगों ने प्रीपोजिशन का पढ़ा और एक एक बात को अच्छे से पढ़ा, कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या नहीं होता है, पूरा एकदम डिटेल से पढ़ा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से कंजंक्शन की, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या नहीं होता है, कहाँ उसका यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इस सब बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे ताकि एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। हम लोग ये जानेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है, मतलब उसका प्रॉपर डिफिनेशन क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि उसका क्या फंक्शन है। क्योंकि जो वर्ड है, वो जो वर्ड का क्लासिफिकेशन है, वो उसको किया गया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि वो सेंटेंस में कैसा फंक्शन कर रहा है। जैसे हम ये जान गए कि वो जो वर्ड है जिसको हम कंजंक्शन बोल रहे हैं, उसका ये काम होता है सेंटेंस में, हम तुरंत पहचान जाएंगे ओ ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन नहीं है। तो जो कंजंक्शन है उसका काम होता है कनेक्ट करना, चाहे वो दो वर्ड को कनेक्ट करे, चाहे वो दो फ्रेज को कनेक्ट करे, चाहे वो दो क्लाउज को कनेक्ट करे। तो उसका कुल मिला के काम क्या है, कनेक्ट करना। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जो सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करे। हो सकता है वो नाउन की तरह काम कर रहा हो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लेकिन एक सिंगल वर्ड नहीं होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड एक्ट एज नाउन, हो सकता है एडजेक्टिव, हो सकता है एडवर्ब की तरह काम करे। ठीक, तो फ्रेज क्या होता है हमने फ्रेज चैप्टर में पढ़ा लिया है। ठीक, किसी प्रकार क्लाउज क्या होता है, क्लाउज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो ऐसे को कनेक्ट करने का जो काम करेगा वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो हमने क्या कहा, कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग वर्ड। क्या है, कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या है, कनेक्टिंग वर्ड। क्या करता है, कनेक्ट। क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। फिर ऐसे वर्ड जो कि कनेक्ट करते हैं, किसी फ्रेज को कनेक्ट करते हैं, या फिर किसी क्लास को कनेक्ट करते हैं, या फिर किसी वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। तो जो वर्ड कनेक्ट करने का काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। तो ये हमने समझ लिया कि कंजंक्शन किसको कहा जाता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि कंजंक्शन होते हैं कितने प्रकार के, कंजंक्शन होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। जो मेन ब्रॉड टाइप है वो होता है दो टाइप। कंजंक्शन के ब्रॉड कितने टाइप है, एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा हमारे पास होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के। और वो क्लाउज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। और जो क्लाउज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, जो कि हमने क्लाउज के चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या क्या होते हैं, FANBOYS, ये सब भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्लाउज चैप्टर में। F का मतलब होता है फॉर, A का मतलब होता है एंड, N का मतलब होता है नॉर, B का मतलब होता है बॉय, B का मतलब होता है बट, O का मतलब होता है और, Y का मतलब होता है येट, एंड S का मतलब होता है शो। ये साथ ही हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बाकी जितने भी वर्ड बच गए जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं वो सारे के सारे क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये साथ ही वर्ड हैं जो कि क्या है, क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और इन वर्ड से इस वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो क्लाउज हैं वो क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। इस वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो क्लाउज है वो क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो ये हमने समझ लिया। तो ये जो हमने वर्ड लिखा है ये भी डिफरेंट काम करते हैं। जैसे बट है कंजंक्शन है,
है तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही, बट ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो करने का काम कर रहा है कि मैंने एक क्लाउज लिखा होगा, उसके बाद जो अगला क्लाउज लिखा होगा वो अपोजिट इन नेचर होगा, या फिर अगर कोई दो वर्ड लिखा होगा, पहले जो वर्ड लिखा होगा तो उसके आगे जो वर्ड लिखा होगा जिसको हम जोड़ रहे हैं वो अपोजिट इन नेचर होगा, तो ये वर्ड यूज करते हैं। एंड कब यूज करते हैं, जब हमको दो वर्ड को कनेक्ट करना होगा, जोड़ना होगा, तो हम एंड का यूज करते हैं। तो ये इसका भी टाइप होता है। तो ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसके भी टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ये क्या क्या होते हैं, तो अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो सबसे पहले हमारे पास है एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन। पहला क्या है, एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन, या फिर इसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये वो कंजंक्शन है, ये वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इट ऐड, ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इट फॉर्म कंपाउंड स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे अगर दो वर्ड को जोड़ दिया, अगर दोनों सब्जेक्ट है, हम क्या बोलते हैं, वो कंपाउंड सब्जेक्ट है या कंपाउंड। जैसे हम बोलते हैं राम एंड, ये हमारे पास एक ही वर्ड है जो कि एक्यूमुलेटिव ए एंड ए। जो ये जो कंजंक्शन है एंड, ये क्या है, एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन। इसको हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जो कि क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये बात हमने समझ लिया कि जोड़ने का काम करता है। ठीक, ये कंपाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इट ऐड, इट फॉर्म कंपाउंड स्ट्रक्चर, ये भी हमने समझ लिया। अब जैसे हमने कहा कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। जब मैंने कहा अब राम और श्याम दो वर्ड है, इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ सिर्फ राम सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ राम सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं। हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। यहाँ क्या बन गया, कंपाउंड स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या हो गया, हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर सिर्फ राम सब्जेक्ट होता तो यहाँ आर नहीं होता, जो कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ा है कि सब्जेक्ट और वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो दोनों का दोनों सब्जेक्ट है, तभी तो हमने यहाँ आर लिखा है, क्योंकि प्लूरल के लिए यूज होता है। मतलब ये क्या हो गया, कंपाउंड स्ट्रक्चर हो गया, दोनों को जोड़ दिया। तो जो एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। हमने दोनों को ऐड कर दिया कि हमारे पास एक ही है। यही हमने समझ लिया कि पहला क्या टाइप हो गया, एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जो कि इकट्ठा कर देते हैं। ठीक, इसको लिखिए। अब दूसरी पे चलते हैं। एक, दो, तीन। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है अल्टर नेटिव कंजंक्शन। क्या है, अल्टर नेटिव कंजंक्शन। ये क्या करता है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या करता है, ऑप्शंस देता है। ये ऑप्शंस को कनेक्ट करता है। इट गिव्स ऑप्शंस, इट गिव्स ऑप्शंस।
या फिर हम बोल सकते हैं इट कनेक्ट ऑप्शंस। ठीक, ये पहला बात हुआ। दूसरा, इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ठीक, ये हमारे पास दो है, एक है और दूसरा है हमारे पास नॉर। एक है और, दूसरा है हमारे पास नॉर। जैसे मैं यहाँ एंड को हटा के अगर और लिख दूँ, एंड को हटा के अगर यहाँ मैं क्या लिख दूँ, और लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा? अगर हमने एंड के हटा के और लिख दिया, पहला बात ये अब कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं रहा। जब मैंने लिखा था कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग, इसका मतलब ये था कि राम भी खेल रहा था और श्याम भी खेल रहा था। बट जब हम ये कहते राम और श्याम आर प्लेइंग, इसका मतलब ये है या तो राम खेल रहा है या तो श्याम खेल रहा है, दोनों नहीं खेल रहा है, कोई एक ही खेल रहा होगा। तो यहाँ हमारा वर्ब क्या आएगा? ई जाएगा। यहाँ कोई एक ही है, तो मतलब मैंने ऑप्शन दिया कि राम या श्याम में से कोई एक खेल रहा है। मैंने क्या किया? ऑप्शंस को कनेक्ट किया, या तो राम होगा या तो श्याम होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस होते हैं और ये 4 बोलते हैं या तो ए सही है, या तो बी सही है, या तो सी सही है। मतलब चारों का चारों सही नहीं हो सकता, कोई एक सही है, मतलब और ये हो गया। हम बोलते हैं या तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी कोई नहीं सही है, तो यहाँ हम नॉर यूज करते हैं। ये कनेक्ट ऑप्शंस, ये ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं और ये कंपाउंड स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ये क्या है? ऑप्शंस है। हम बोलते हैं ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ना ही ये सही है, ना ही ये सही है, ना ही ये सही है। हम बोलते हैं इसमें से कोई ना कोई एक, जैसे बोलते हैं क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आता है, हम बोलते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ ये सही नहीं है, मतलब और करके हमने ऑप्शंस को कनेक्ट किया है। ठीक, ये हो गया अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा हमारा क्या है? अगर एक बार हम इस प्रकार से पढ़ लें तो हमारा कंफ्यूजन होगा ही नहीं। दूसरा होता है हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या होता है? इसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम किसी ऐसे दो वर्ड को कनेक्ट करते हैं या फिर किसी ऐसे दो क्लाउज को कनेक्ट कर रहे होते हैं जो एडवर्स इन नेचर होता है, मतलब जो अपोजिट इन नेचर होता है। मैं क्या कहा? इट कनेक्ट सच वर्ड्स which are opposite or contrasting in nature। विरोध कर रहे हो तो पहला जो वर्ड कर रहा होगा कि वो ओल्ड है, तो दूसरा बोल रहा होगा कि यंग है, मतलब पूरा अपोजिट होगा। क्या होगा? पूरा अपोजिट नेचर का होगा। तो ऐसे कंजंक्शन क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन हमारे पास क्या है? एक है बट और दूसरा है हमारे पास ये क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। मतलब ये ऐसे दो वर्ड्स को फिर या फिर वर्ड्स हो गया सच वर्ड्स, फ्रेज या फिर क्लाउज जो कि एडवर्सेटिव इन नेचर हो। जैसे ही क्या? प्लेड, या फिर हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, उसने बहुत मेहनत किया फिर भी असफल हो गया। He worked hard, उसने क्या किया? बहुत मेहनत किया। तब बहुत मेहनत किया तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सफल होना चाहिए, बट सफल
नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ। तो हम लोग ये बोलेंगे कि वर्क हार्ड बट फेल्ड, वर्क हार्ड बट फेल्ड, उसने मेहनत तो किया, अब मेहनत किया तो उसको सफल होना चाहिए, बट वो क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये अपोजिट इन नेचर हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये इसके थ्रू हम रिजल्ट एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे रिजल्ट को जो कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर हो, अपोजिट इन नेचर हो। इसका अगर वर्क हार्ड किया तो इसका वही होना चाहिए कि इसको सक्सेस होना चाहिए, बट सक्सेस ना होकर क्या हो गया, फेल हो गया। इसने ऐसे दो वर्ड को कनेक्ट किया जो अपोजिट इन नेचर है, वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड बट फेल। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब ये हमारे पास दो ही, एक है बट और एक है येट। तो अगर हम एक बार जान लेंगे कि ये वर्ड है क्या, इसका क्या काम होता है, तो ये ऐसे वर्ड को कनेक्ट करते हैं, ऐसे फ्रेज को कनेक्ट करते हैं जो अपोजिट इन नेचर हो। तो हम समझ गए ये क्या करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, दूसरा हमारे पास होता है जो चौथा टाइप हमारे पास, चौथा इलेटिव कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जैसे कोई इक्वेशन है या फिर कोई सिचुएशन है, उसमें से कंक्लूजन निकालना हो, अगर हमें उससे कंक्लूजन रेफर, कोई सिचुएशन है और कोई इक्वेशन है, उससे हमें कोई कंक्लूजन को एक्सप्रेस करना हो, तो उस कंक्लूजन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है क्या है हमारे पास, एक है शो, एक है फॉर, एक है शो, एक है फॉर। क्या है हमारे, टू एक्सप्रेस conclusion from situation, और इक्वेशन से, फ्रॉम सिचुएशन और इक्वेशन। ठीक, ये हमने समझ लिया। क्या इसका काम है, ये हम समझ गए। जैसे हम बोलते हैं ही वर्क हार्ड, ये सिचुएशन हो गया, सो ही गेट टॉप इन द स्टेट, ही वर्क हार्ड सो ही इज द टॉपर ऑफ द स्टेट। तो हमने क्या किया, कंक्लूजन ये कि उसने मेहनत किया तो उसका रिजल्ट क्या हो गया, ये रिजल्ट आया। ठीक, समझ गए। ठीक, ये हो गया। तो हमने भी ये पढ़ लिया कि कितने टाइप के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं और उसका क्या क्या काम होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैंने कहा कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो मैंने फैन वाइज लिखा था, फॉर, और, नॉर, बट, येट, शो, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो 7 वर्ड है, ये सब एक ही काम करता है। कोई कॉन्ट्रास्टिंग नेचर को कनेक्ट, जो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हो, या फिर अपोजिट नेचर वाले फ्रेज हो, या फिर अपोजिट नेचर के क्लाउज उसको कनेक्ट करता है, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो, तो उसके लिए हम बट या येट का यूज करते हैं। फिर हमने ये कहा कि जब हमको रिजल्ट एक्सप्रेस करना हो, जैसे या फिर रीजन को एक्सप्रेस करना हो, तो वहाँ हम सो या फोर का यूज करते हैं किसी सिचुएशन में, या फिर किसी इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन एक्सप्रेस करना, कुछ कंक्लूजन इंटरफर करना हो, सो या फॉर यूज करते हैं। हम बोलते हैं सो, देयरफॉर। ऐसा कोई रिजल्ट एक्सप्रेस करना होता है कि ऐसा हुआ कि फ्रॉम द पाइथागोरस इक्वेशन x इक्वल टू y, सो 5 इक्वल टू 7, ऐसा बोलते हैं। ये सब क्या होगा, हम रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए किसी इक्वेशन से, किसी सिचुएशन से हम सो या फॉर का यूज करते थे, ये हमने समझ लिया।
फिर हमें देखा जहाँ हमें कनेक्ट करने की जरूरत हो, जो वर्ड को या फिर उसको फ्रेज को, उसको कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत हो, तो हमारे पास एक ही वर्ड जो है एंड। ये जो ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो 7 है, सबका अलग अलग काम है। उसके काम के अकॉर्डिंग हमने उसको 4 टाइप में कैटेगराइज किया। एक एक्युमुलेटिव जो जोड़ने का काम करेगा, एक अल्टरनेटिव जो हमको ऑप्शन देगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, दूसरा एडवर्सेटिव जो अपोजिंग नेचर वाले वर्ड को कनेक्ट करेगा, हॉट और कोल्ड या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा, रिच और ही इज आइदर रिच और पुअर, कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता है। इससे क्या हो गया, अल्टरनेटिव हो गया। अब जैसे वर्क हार्ड बट फेल, वर्क हार्ड बट फेल, ये क्या हो गया, एडवर्सेटिव इन नेचर हो गया। अब रिजल्ट कैसे शो करेंगे, जैसे द रूम इज ब्राइट बिकॉज ऑफ हाईलाइट, इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शन को। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके सेंटेंसेस में यूजेज। अगर हम एक बार ये जान लिए कि ये वो कंजंक्शन है और इसका ये काम होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं वो जो फ्रेंड वाइज वर्ड था, वो जो 7 कंजंक्शन थे, उनको छोड़कर जितने भी कंजंक्शन आप जानते हो वो सब क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। पहला क्या होता है हमारे पास, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम वो क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे when, आफ्टर, बिफोर। ऐसा बात नहीं है कि ये वर्ड सिर्फ कंजंक्शन ही होते हैं, बट ये कंजंक्शन भी होते हैं। समटाइम ये हो सकता है एडवर्ब की तरह भी काम कर रहे हो, जिसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया था कि कोई भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होता कि कंजंक्शन ही होगा, एडवर्ब ही होगा, बट ये जनरली इसका भी काम करते हैं, तो हम इसको इसमें लिख रहे हैं। until, as long as soon as। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है। तो जब हमें टाइम को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम इन कंजंक्शन का यूज करते हैं। ये क्या है, हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जब हमें टाइम से रिलेटेड बात करनी हो और हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जरूरत हो तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस। जब हमें प्लेस से रिलेटेड बात करनी हो तो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, बताओ 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 बताओ। तो जब हमें प्लेस से रिलेटेड बात करनी हो तो हमारे पास क्या क्या कंजंक्शन, एक है वेयर, दूसरा है हमारे पास वेरीवर। क्या है, वेरीवर। वेरीवर है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस। वेयर, वेरीवर सब क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस। ये हो गया। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ सिचुएशन, या फिर हम बोल सकते हैं कंडीशन। जब हम कोई कंडीशन सपोज कर लेते हैं या फिर कोई सिचुएशन सपोज कर लेते हैं तो उन सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उन कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं उस कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ सिचुएशन या कंडीशन। एक होता है अनलेस,
क्या होता है अनलेस। अनलेस का जो मीनिंग है वो सिमिलर टू है विदाउट, जो कि एक प्रीपोजिशन है, जो कि एक प्रीपोजिशन है। अनलेस, इफ, इन केस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट। हम बोलते हैं अनलेस, जैसे हम बोलते हैं कि ही विल हेल्प यू इफ यू विल टॉक टू हिम। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एक कंडीशन या फिर कोई सिचुएशन सपोज कर लिए कि वो हमारी मदद करेगा। कब, इफ यू विल टॉक टू हिम। या बोलते ही विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू टॉक टू हिम, मतलब वो तुम्हारी तब तक नहीं मदद करेगा जब तक कि तुम उससे बात ना करो। तो हमने क्या किया, एक सिचुएशन सपोज कर लिया, एक कंडीशन सपोज कर लिया कि ये होगा, उसके बाद ये होने का संभावना है, ठीक, एक कंडीशन है, ठीक। ये हमने क्या समझ लिया, इन केस। तो इन केस जो है सिमिलर टू क्या है, इन केस का अगर मीनिंग क्या है, ये है कंजंक्शन, बट इसका जो मीनिंग है सिमिलर है डिस्पाइट का, सिमिलर टू है इन केस ऑफ का। तो ये मीनिंग क्या है इसके, सिमिलर है, मतलब कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। इन केस, डिस्पाइट, इसके बावजूद। ये हो गया। आगे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये हमने समझ लिया कि किसका क्या मतलब होता है। ये तो हमारे हैं क्या, कंजंक्शन। ये क्या है, कंजंक्शन है। और ये जो कंजंक्शन है इसका जो मीनिंग है लगभग सिमिलर होता है किसके, विदाउट के। ये विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये जो इन केस है, ये क्या है, इन केस क्या है हमारा, ये तो है कंजंक्शन, बट इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो सिमिलर है किससे, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ। और ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। दोनों का यूज सेम है, जब सेंटेंस में यूज होगा तो यूज सेम होगा, बस क्योंकि ये कंजंक्शन है इसके बाद कोई ना कोई क्लाउज लिखा होगा, बट इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा। क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, बट इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। ये हमारा हो गया। अब कौन सा है, हमें सिचुएशन देख लिया, कंडीशन देख लिया, तो अब आता है हमारे पास दूसरा नहीं है कि क्या है, उसके बाद आएगा सबोर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन। सबोर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन। तो रीजन को अगर हमें शो करना हो, हमें बताना हो कि कोई जो काम हुआ है उसके पीछे का क्या कारण है, कोई जो काम हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। जैसे आपको पता होगा कि हो गया बिकॉज, बिकॉज यूज कर सकते हैं, या फिर सिंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक, या फिर क्या यूज कर सकते हैं, एज भी यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस रीजन। अगर हम बात करें, ये जो बिकॉज है ये है तो कंजंक्शन, लेकिन इसका मीनिंग सेम होता है किसके, बिकॉज ऑफ। और बिकॉज ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। सिंस एज ए कंजंक्शन भी काम करता है और एज ए प्रीपोजिशन भी काम करता है। सिंस क्या होता है, अगर एज ए कंजंक्शन काम करे तो ये रीजन देता है कि किसी काम के होने के पीछे क्या रीजन है, लेकिन एज ए प्रीपोजिशन काम करे तो ये बताता है सिंस 2 years, आपने टेंस में पढ़ा हुआ, सिंस 2 years, सिंस 10 o'clock, ऐसा यूज करते हैं कि उस, ये बताता है किस पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम स्टार्ट हुआ है, ठीक। ये एज जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। साथ ही साथ में इसको हम तब भी यूज करते हैं जब हम सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर को यूज करना हो, ठीक।
और इसको हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज करते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड ये कंजंक्शन हो गया तो फिर कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो सकता है, हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके यूजेज पे। ठीक, ये हो गया रीजन। जब हमें रीजन को बताना हो कोई काम के पीछे कि वो सफल हुआ, जैसे मान लो को वो मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद वो सफल हो गया, हम उसका रीजन करेंगे वो सफल क्यों हुआ। हम बोले ही इज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ बिकॉज, क्यों, तो हम रीजन दे रहे हैं वो सक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में, तो ऐसे क्यों, बिकॉज ही वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी, उसका हम रीजन बता रहे हैं। सिंस ही वर्क हार्ड, ठीक, ये हम यूज कर सकते हैं। तो सिंस है, एज है, बिकॉज है, इसका हम रीजन शो करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, अब है हमारे पास सबनेट कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन या सिमिलरिटी। तो जब हमें किसी चीज को कंपैरिजन करना हो या फिर सिमिलरिटी को शो करना हो तो भी हमारे पास कंजंक्शन है। तो क्या क्या है, ये जो एज जो कंजंक्शन है अभी तुरंत बताया था, इसको हम सिमिलरिटी शो करने के लिए भी यूज करते हैं और साथ ही साथ में रीजन देने के लिए भी यूज करते हैं। ये दो जो हमारे पास कंजंक्शन है कौन कौन है, एक देन और एज। ये क्या है, सबनेट कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, या इसको कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं और इसको हम यूज करते हैं सिमिलरिटी को शो करने के लिए। ये क्या है, फॉर कंपैरिजन। ये क्या है, फॉर सिमिलरिटी। ही इज एज टॉल एज माय ब्रदर, ही इज एज लॉन्ग एज माय टेबल, ऐसे कुछ करते हैं। तो सिमिलरिटी शो करना हो तो ये हम यूज करते हैं। अब हमारे पास आ गया सबनेट कंजंक्शन। अब उसको हम टाइप नहीं बोल सकते हैं, बस हम बोल सकते हैं जैसे ये कंजंक्शन है, इसका क्या काम होता है। जैसे जो दैट क्या है, ये भी क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दैट भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हम इसको यूज करते हैं किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारा ओपिनियन क्या है, ये दैट भी हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और एक है सो दैट, क्या है, सो दैट, इसका हम क्यों यूज करते हैं, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस। तो अगर मैं किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम सो दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। और हमारे पास और भी बहुत टाइप के कंजंक्शन है, जैसे जितने भी WH फैमिली टाइप के वर्ड हैं, वाई हो गया, हाउ हो गया, तो जितने भी WH फैमिली टाइप के वर्ड हैं ये सारे भी क्या है, कंजंक्शंस ही है। और वो सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन हो गया, हम रीजन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर हो गया, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन हो गया। तो इस प्रकार से भी हमारे पास कंजंक्शंस हैं। ये सारे के सारे कंजंक्शन ही हैं, ये हमने समझ लिया। तो अब हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे और समझेंगे किसका जो हमने पढ़ा था ये टाइप होते हैं, इनका क्या यूज होता है, सेंटेंसेस में कैसे हम टाइप का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को अपने एग्जाम में इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक, ये तो हमने समझ लिया। और ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं क्या करते हैं, एक्ट्स, एक्ट एज, कैसे काम करते हैं, एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कैसे कैसे काम करते हैं, या तो नाउन की तरह काम करते हैं, या तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, या तो एडवर्ब की तरह काम करते हैं, जो कि हमने क्लॉज चैप्टर में पढ़ लिया कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो तीन टाइप होते हैं। एक नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो नाउन की तरह काम कर रहे होंगे तो उसको हम नाउन क्लॉज बोल देंगे। एडजेक्टिव क्लॉज भी होते हैं, अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होंगे तो उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोल देंगे, और वो एडवर्ब की तरह काम कर रहे होंगे तो हम एडवर्ब क्लॉज बोल देंगे। नाउन क्लॉज कब बोलेंगे,
तो जो नाउन क्लॉज होता है वो या तो किसकी तरह काम करता है, नाउन क्लॉज हम तब बोलेंगे जब कोई क्लॉज या तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा हमारे सेंटेंस में, या तो ऑब्जेक्ट की तरह, तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग क्या बोल देंगे, नाउन क्लॉज। मैंने क्या कहा, ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारे सेंटेंस में या तो नाउन की तरह काम करेगा, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, तो उसको हम बोल देंगे वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है, चूंकि वो नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, ठीक। या फिर ऐसे क्लॉज जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, अगर वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब करने का काम किसका होता है, किसी एडजेक्टिव का होता है, क्योंकि वो नाउन का एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। और ऐसे ही ठीक कोई अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा होगा, हो सकता है वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो उसको हम एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि ये जो काम होता है किसी वर्ब को डिस्क्राइब करना, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब, ये एडजेक्टिव का होता है, और वो क्लॉज भी वही फंक्शन कर रहा है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी वही फंक्शन कर रहा है, तो उस क्लॉज को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज, जो कि हमने क्लॉज चैप्टर में पढ़ लिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जाम में कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं और उसको हम लोग कैसे सही करेंगे, हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है कि द मैन नॉट ओनली सेंट हिज पीपल टू दिल्ली बट ऑल्सो जयपुर। ये जो हमारे पास मैंने वर्ड लिखा है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो पेयर है, इस पेयर का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, इन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये ऐसे पेयर हैं, ये क्या है, ये एक टाइप है, इसके टाइप है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ही टाइप है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा बहुत बात और जान लेते हैं कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये क्या है, a type of coordinate conjunction। ये एक टाइप है, किसका टाइप है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का। इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो वर्ड होते हैं एक सिंगल वर्ड कंजंक्शन नहीं होता, इसमें जो वर्ड यूज हो रहे होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। कोरिलेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो वर्ड हो वो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक साथ यूज होंगे। आइदर है, इसको हम कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आइदर यूज होगा तो और भी यूज होगा, और यूज होगा तो आइदर नहीं। लेकिन जब आप इसको एज ए कंजंक्शन यूज करना चाहते हैं, एज ए पेयर में यूज करना चाहते हैं, तो आइदर के साथ यूज होगा और नॉट ओनली के साथ यूज होगा, बट ऑल्सो। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा अगर हमने नॉट ओनली यूज किया बट ऑल्सो यूज करना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बट अगर हम नॉट ओनली यूज किए हैं और इसके साथ कोई और भी वर्ड यूज करना चाहते हैं तो वो हमेशा बट ऑल्सो ही होगा, ठीक। नाइदर के साथ नॉर ही यूज होगा। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो पेयर में यूज होते हैं। क्या वो कैसे यूज होते हैं, ये ऐसे वर्ड हैं, these are such words as used in pair, जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होगा, आइदर के साथ और यूज होगा, जैसे आइदर ही और सी, हम आइदर के साथ नॉर वॉर कुछ नहीं लिख सकते, ये इसके साथ यही यूज होगा, नाइदर के साथ नॉर ही यूज होगा। और हमने इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं ये बट, ये और,
ये नॉर, ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अभी हमने तुरंत पढ़ा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ही टाइप है। दूसरा बात, ये सेम उसी प्रकार से फंक्शन करते हैं जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फंक्शन करता है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे फंक्शन करता है? जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। तो ये क्या होता है, इसको लिख लें, ये सारे क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दीज आर, ये ऐसे वर्ड है जो पेयर में यूज होते हैं, ठीक। फिर इसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्यों रखा? क्योंकि ये जो वर्ड है नॉर, बट, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पार्ट है, इसका फंक्शन भी वही होगा जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का होता है। क्या फंक्शन होगा? ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का काम करता है। सेम रैंक के स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से ही कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को हम वर्ब से कनेक्ट कर दिए। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करते हैं? कनेक्ट सेम रैंक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं? सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, नाउन को नाउन से ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने सबनेट कंजंक्शन यूज किया तो नाउन नाउन से ही जुड़ रहा होगा। ऐसा हम नहीं लिख सकते कि ये राम है एंड हैप्पी, ऐसा हम नहीं कनेक्ट कर सकते। जैसे हमने लिखा था, जैसे हम लिख दिया राम एंड श्याम, ये सही है, नाउन को हमने नाउन से जोड़ा। बट हम लिख दे राम एंड हैप्पी, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये नाउन है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन को नाउन से ही जोड़ेगा कौन? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही जोड़ेगा। वर्ब को वर्ब से ही जोड़ेगा। समझ गए होंगे आप? एडवर्ब को एडवर्ब से ही जोड़ेगा। ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, प्रेडिकेट से, नाउन को नाउन से, कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, तो इसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने नाउन को वर्ब से कनेक्ट कर दिया, वर्ब को नाउन से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार के कनेक्शन को नहीं करता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब चूंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस प्रकार से कनेक्शन नहीं करता, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये भी क्या है? इसी के एक टाइप है, ठीक। तो चलिए अब हम आते हैं अपने जो सेंटेंस है उस पे, जो हमारा सेंटेंस था उस पे आते हैं। क्या सेंटेंस था हमारा? द मैन not only sent his people to Delhi but also Jaipur, ये मेरा सेंटेंस था। अब पहला हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। ये टू प्रीपोजिशन है, टू दिल्ली, यहाँ भी आना चाहिए, टू जयपुर आना चाहिए, बट हमने क्या किया है? यहाँ भी टू आएगा, यहाँ भी टू आएगा, तो हमने इस टू को क्या कर लिया है? कॉमन कर लिया है। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने इस टू को कॉमन कर लिया है। हम ये मानेंगे कि इसके साथ भी टू लिखा गया है और इसके साथ भी टू लिखा गया है, ठीक। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इस पे हमारा फोकस है कि हम ये बोला कि ये नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो कि क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ही टाइप है। क्यों है?
क्योंकि इसमें एक बट कंजंक्शन है, वो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो मतलब चूंकि अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप है, इसका फंक्शन भी वैसा ही होगा। ये जो मैंने लिखा है वर्ड, ये है वर्ब। ये जो मैंने लिखा है ये है नाउन। और अभी हमने तुरंत कहा था कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है नॉट ओनली सेंट, यहाँ लिखा है बट ऑल्सो जयपुर। तो क्या हम सेंट और जयपुर को कनेक्ट करना चाहते हैं? तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। इसको कैसे सही करें? तो क्या हमारे पास दो वर्ब है? एक ही वर्ब है, मतलब हम इसको कनेक्ट तो नहीं कर सकते। हमारे पास दो क्या है? दो नाउन है, तो हमें इसे कनेक्ट करना है। हम क्या लिख सकते हैं? द मैन सेंट हिज पीपल, सेंट हिज पीपल क्या? नॉट ओनली टू दिल्ली। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। बट ऑल्सो जयपुर। हमने कनेक्ट कर दिया नाउन को नाउन से, नाउन को नाउन से। बस यहाँ हमने टू क्या कर लिया? कॉमन कर लिया है। इस नाउन को इस नाउन से कनेक्ट कर दिया। ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है? ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो थे, चाहे आइदर और था, नाइदर और नॉर था, ये सारे सब क्या है? ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ही टाइप है। तो इसका वही फंक्शन होगा जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का होता है। सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करेंगे, नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से। तब यहाँ हमारे पास एक ही वर्ब है। अब हम दो वर्ब तो है नहीं जो हम कनेक्ट कर दें दो वर्ब को। तो हमारे पास दो है क्या? हमारे पास दो है नाउन। तो हम कनेक्ट क्या कर रहे हैं? दो नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसने कहाँ भेज दिया? सिर्फ दिल्ली ही नहीं भेजा, उसने कहाँ और भेजा? जयपुर भी भेजा। तो ये हमारा हो गया सही सेंटेंस। ठीक, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, you will either find the phone on the table or under the table. Either or. You will find, you will either find, find क्या है? एक वर्ब है। और अंडर, अंडर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन भी तुरंत तुरंत खत्म हुआ है। आई होप आपको पता होगा, ओवर अंडर करके हमने पढ़ा था। तो हम क्या वर्ब और प्रीपोजिशन को कनेक्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम क्या कनेक्ट कर रहे होंगे? तो हम कनेक्ट कर रहे होंगे, हमारे पास दो क्या है? हमारे पास दो क्या है? तो क्या हम दो, हम बेड को कनेक्ट कर सकते हैं? बेड और टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर हमने यहाँ लिख दिया यू विल फाइंड द फोन ऑन आइदर बेड और आइदर बेड अंडर और द टेबल, ये गलत। हम ऐसा कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं लिख रहा हूं यू विल, दो वर्ब तो है नहीं, दो वर्ब तो कनेक्ट ही नहीं कर सकते। फाइंड द फोन, इसको पाएंगे विल फाइंड व्हाट? फोन। फोन ऑब्जेक्ट एक ही है, दो होता तो फोन क्या एक ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट होता तो उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं दो। दो हमारे पास है क्या? दो हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे काम कर रहा है? हमने कहा था प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो नाउन की तरह काम करता है, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। कह रहे हैं कि ऑन द बेड, ऑन द बेड क्या है? बता रहा है कि बेड के, बेड पर होगा। ऑन द बेड यानी बेड पे होगा, या अंडर द बेड या फिर बेड के नीचे होगा। ठीक, ऑन द बेड या अंडर द बेड। ठीक, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो अगर हम ये लिख दें ऑन
आइदर द बेड, अंडर और द टेबल, ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए। ये क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा हमारा? होगा यू विल फाइंड द फोन ऑन द बेड। मतलब ये क्या है? ऑन द बेड क्या एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बता रहे कहाँ हो, या तो बेड के ऊपर होगा या फिर जो बेड है बिस्तर है जो, या फिर जो टेबल है टेबल के नीचे होगा। क्या लिखेंगे हम? दो प्रीपोजिशनल फ्रेज को कनेक्ट करेंगे, आइदर ऑन द टेबल और ऑन द बेड और अंडर द टेबल और अंडर द टेबल। ये हमारे पास सेंटेंस है। यू विल फाइंड द फोन आइदर ऑन द बेड। ऑन द बेड क्या है हमारे पास? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हम क्या कर रहे हैं? दो प्रीपोजिशनल फ्रेज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो सेम रैंक का स्ट्रक्चर हो गया। आइदर और क्या है? एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप है, जो क्या करते हैं? सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज को दूसरे प्रीपोजिशनल फ्रेज से कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ दोनों के दोनों ही एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक, ये हमने समझ लिया। इसी टाइप के हमारे पास मिस्टेक्स आते हैं सेंटेंस में, ऐसे दे दिया होगा करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा वो पूछा जाएगा, फाइंड द मिस्टेक, फाइंड द एरर इन विच पार्ट, करेक्शन करके आएगा। ठीक, ये हो गया। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो जो कोरिलेटिव कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन written before the preposition, तो किसके पहले लिखे जाते हैं? प्रीपोजिशन के पहले लिखे जाते हैं। ठीक, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैंने दूसरे सेंटेंस को क्या किया? गलत किया, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता है, प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई नहीं आ सकता है। नॉट ओनली द मैन sang but also danced। तो अब ये सेंटेंस जो है सही है गलत है क्या है आपको बताना है। तो जो नॉट ओनली है, नॉट ओनली है ये क्या है? हम यह नॉट ओनली को लिखा है द मैन से पहले जो कि एक सब्जेक्ट है, और यहाँ में बट ऑल्सो को लिखा है इस डांस वर्ड से पहले जो कि एक वर्ब है। ठीक, तो अब हमें यहाँ कुछ कंसेप्ट समझना है, उस बात को थोड़ा रिकॉल करना है जो कि हमने एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाया था। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वर्जन फॉर्म, सेकेंड टाइप ऑफ इन्वर्जन फॉर्म में इस टाइप का सेंटेंस मैंने कराया था, जरा आप उसको रिकॉल करें, क्या समझाया था? तो रिकॉल हो गया। तो मैंने ये कहा कि ये जो नॉट ओनली है और बट ऑल्सो है, ठीक, तो अगर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर रहे हैं किसी वर्ब के लिए, अगर हम किसी वर्ब के लिए कर रहे हैं, इसको हमें क्या करना होगा? इस वर्ब से पहले लिखना होगा। अगर हम नॉट ओनली का यूज किसी वर्ब के लिए कर रहे हैं तो हमें उस वर्ब से पहले लिखना होगा। बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम उस वर्ब से पहले ना लिख पा रहे हैं और हमें उस सेंटेंस की शुरुआत में लिखना पड़ रहा है, तो हमें उस वर्ब को
जिस वर्ब के लिए हमने नॉट ओनली को यूज किया है उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा। ये इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है वो आपको एडवर्ब चैप्टर में जाके देखना होगा, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है। इन्वर्जन फॉर्म, सेकेंड टाइप ऑफ इन्वर्जन फॉर्म, वहाँ पे देखिए आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक, तो हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा। इन्वर्टेड फॉर्म एक्चुअली होता क्या है, जब हम एडवर्ब को या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस को या फिर कोई एडवर्ब ऑफ नेगेशन को सेंटेंस के शुरुआत में लिख देते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जिसके लिए ये एडवर्ब लिखा गया होता है उसको हम इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं। मतलब उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम उस सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। इस सब्जेक्ट से पहले अगर लिख दिए इस हेल्पिंग वर्ब को, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक, तो अगर हम नॉट ओनली को किसी वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं तो या तो इसको हमें इसके साथ लिखना होगा। पहला तरीका है, अगर आप इस वर्ब के लिए लिख रहे हो, अगर आप इस, अब दो सब्जेक्ट तो है नहीं जो हम दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दें, तो लिखा तो गया इस वर्ब के लिए ही है। हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट नहीं है जो हम ये बोल देंगे हाँ नॉट ओनली जो बट ऑल्सो है, तो सब्जेक्ट को कनेक्ट करें, ऐसा हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट है नहीं। हमें कुल मिला के हम समझ गए ये तो लिखा जो गया है ये दो वर्ब के लिए ही लिखा गया है। अगर ये वो वर्ब के लिए लिखा गया है, तो अगर ये वर्ब के लिए लिखा गया तो आप इसको, एक तो तरीका है कि जिसके लिए लिखा गया है उसके पहले लिखो, इसके पहले लिखो। या तो आप लिखो द मैन नॉट ओनली sang but also danced। एक तो ये तरीका हो गया, आप ऐसे लिखो सही हो गया, ऐसे लिखो तो सही हो गया। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो, इसको आप सेंटेंस की शुरुआत में लिखना चाह रहे हो, तो हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस वर्ब पे स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, इस वर्ब पे स्ट्रेस करना चाह रहे हैं। तो जब ये नॉट ओनली जो है किसी वर्ब के लिए यूज हो रहा होता है तो ये एज ए एडवर्ब काम करता है। तो ये अगर इफ इट इज यूज्ड फॉर वर्ब देन इट एक्ट एज एडवर्ब, किसकी तरह काम करने लगता है, एडवर्ब के तरह काम करने लगता है। जब ये किसी वर्ब के लिए यूज हो तो ये एडवर्ब की तरह काम करता है, और जब ये एडवर्ब की तरह काम करता है तो ये क्या हो गया, नॉट ओनली, निगेटिव एडवर्ब हो गया। और जब हम निगेटिव एडवर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं इस वर्ब को स्ट्रेस करने के लिए, तो हमें इस वर्ब को जिसके लिए एडवर्ब लिखा गया है उसको हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक, तो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है, इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ नॉट ओनली डिड द मैन सिंग बट ऑल्सो डांस्ड। हमने डिड का ही लिखा क्योंकि ये जो सेंग हमने लिखा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा, डिड होगा, इसलिए हम इन्वर्टेड फॉर्म में इसके हेल्पिंग वर्ब को डिड लिखा है। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है कि जिस वर्ब के लिए हमने इस एडवर्ब को लिखा है, जिस वर्ब के लिए अगर ये नॉट ओनली, अगर ये नॉट ओनली, मैंने क्या कहा, अगर ये नॉट ओनली किसी वर्ब के लिए यूज हो रहा है इसको हम एडवर्ब बोलेंगे, तो ये एडवर्ब हो गया। और अगर हम किसी एडवर्ब को सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं उस वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए, तो हमें इस वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। इन्वर्टेड फॉर्म से क्या मतलब है, पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मैन वर्ब। इन्वर्टेड फॉर्म से क्या मतलब है कि पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मैन वर्ब, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। यह क्या है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इन्वर्टेड फॉर्म। तो अगर आप किसी एडवर्ब को किसी वर्ब के लिए लिख रहे हो, उसको स्ट्रेस करने के लिए एडवर्ब के लिए लिख रहे हो, किसी एडवर्ब को किसी वर्ब के लिए लिख रहे हो, मतलब अगर हम नॉट ओनली को किसी वर्ब के लिए लिख रहे हैं तो ये एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब को अगर हम सेंटेंस की शुरुआत में लिख रहे हैं इस वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए, तो हमें इस वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने लिख दिया और ये हमारा सही हो गया। या तो हम ऐसे लिखें या तो हम ऐसे लिखें, ऐसा
नहीं लिख सकते हैं। ठीक, या तो आप जिस वर्ब के लिए लिखे हो इस वर्ब के साथ लिखो, तो यहाँ हमने लिख दिया। जिस वर्ब के लिए लिखे हो इस वर्ब के साथ लिखो, नॉट वन लिखो। तो अब हमने इस वर्ब के लिए लिखा बट हम इस वर्ब के साथ नहीं लिखा, तो ये क्या हो गया, इसको सही करने के लिए हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा। क्योंकि हम यहाँ ये इम्फेसिस करना चाह रहे हैं, इस वर्ब पे इम्फेसिस करना चाह रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि हम इस पे इम्फेसिस करना चाह रहे हैं। ठीक, ये एक तरीका हो गया। ठीक, ये हमने समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।